नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल्स में। दोस्तों क्या है आज की डिफेंस अपडेट्स, चलिए एक एक करके उस पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो HAL और भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि HAL और भारतीय वायुसेना जल्द ही 70 STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट BTA के लिए एक अनुबंध की तैयारी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण 6 टन स्प्रिंट क्षमता के प्रदर्शन के बाद HAL अब FOC के करीब है। आपको बता दें कि विमान पोस्ट लॉकडाउन का परीक्षण पूरे जोरों पर है और जल्द ही ये सौदा होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में स्विट्जरलैंड के पिलाटस एयरक्राफ्ट से 36 पिलाटस PC-7 Mark II ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर फॉलोअप हासिल करने का पिछला प्रस्ताव रद्द कर दिया और इसके बदले मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट को ऑर्डर बढ़ाने के लिए HAL STT-40 BTA के साथ जा सकता है। आपको बता दें कि एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी ने भी इस बारे में भी पुष्टि की थी। HAL के अनुसार STT-40 BTA ने इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं के अनुसार सभी एयर स्टाफ कनेक्टिविटी रिक्वायरमेंट यानी कि ASQRS को मंजूरी दे दी है और सफल स्पिन टेस्ट इंडियन एयरफोर्स को विमान को सेवा में रखने और उसी के लिए ऑर्डर देने की अनुमति देते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर HAL के लिए एक बहुत बड़ा सौदा मिलने वाला है। करीबन इस तरीके के जो बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं वो बेहद जरूरी हैं इस वक्त भारतीय वायुसेना के लिए और भारत इसे अपनी ही घरेलू कंपनी से खरीद रही है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है इंडिजिनियस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को लेकर। भारत में निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियों ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से संपर्क किया है और उनसे $1.4 बिलियन के सौदे में निर्मित मैन पोर्टेबल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइलों के लिए पैसे देने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि भारतीय बलों के लिए अभी हाल ही में रूस ने इग्ला एस के लिए ये सौदा जीता है, जिसमें इग्ला एस की 800 लॉन्चर होंगे और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कार्यक्रम के तहत 5000 से अधिक मिसाइलें होंगी। आपको बता दें कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम सेना के साथ शुरुआत में 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक 6 से 8 किलोमीटर की रेंज के साथ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल के खतरों के खिलाफ मैन पोर्टेबल और कंधे से चलने वाली कम दूरी की वायु रक्षा मिसाइलों की मांग के साथ इसकी शुरुआत हुई। आपको बता दें कि करीबन $4 बिलियन के इस सौदे में करीबन 15,000 मिसाइलें होंगी। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम कई सालों से विवादों में रहा और भारतीय सेना पर रूसी प्रणाली का पक्ष लेने का भी आरोप लगाया गया। हालांकि सभी तकनीकी परीक्षणों के बाद ये बात विफल हो गई कि ऐसा भारतीय सेना ने नहीं किया। दोस्तों आपको बता दें कि जो निजी कंपनियां हैं उन्होंने कहा है कि हम 2 साल के अंदर इसी तरीके की सिस्टम्स को हम बना सकते हैं और तीसरे साल में हम इसका परीक्षण और इसका उत्पादन करने के लिए भी सक्षम है। आपको बता दें कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जिन जो प्राइवेट कंपनी है उन्होंने संपर्क किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, उन्होंने उम्मीद की है कि उन्हें मिसाइल प्रणाली पर वास्तविक काम से पहले अपनी अवधारणा यानी कि अपने कॉन्सेप्ट और परियोजना का विवरण प्रस्तुत करने की उन्हें भी अनुमति दी जाएगी। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जो भारत की हैं वो चाहती हैं कि उन्हें भी मौका दिया जाए कि वे अपने एक्चुअल वर्क को और मिसाइल सिस्टम के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बता सके। यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी हम धीरे धीरे जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम है उसके तहत हम रूस पर भी अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा कदम माना जा रहा है कि भारत की जो निजी कंपनियां हैं वो इस प्रोग्राम के लिए आगे आ रही हैं। बाकी आपका क्या कहना है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। यहाँ पर अगर अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनावपूर्ण माहौल के बीच आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की है। इस मीटिंग में LAC के जमीनी हालात की समीक्षा की गई है और आगे की रणनीति पर विचार किया गया है। आपको बता दें कि ऐसा कहा गया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत होती रहेगी। आपको बता दें कि 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक इस बारे में चर्चा हुई है, जिसमें रक्षा मंत्री ने चीन की तरफ से सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर भारत की प्रतिक्रिया का भी एक ड्राफ्ट पेश किया है। इस मेगा मीटिंग के दौरान इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि संघर्ष विराम के लिए बातचीत तो चलती ही रहेगी, लेकिन भारतीय सेना वहां पर अपनी संप्रभुता से बिल्कुल समझौता करने वाली नहीं है और अपनी पकड़ को कायम रखेगी। मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि इलाके में सड़क निर्माण का काम चलता रहेगा और भारत अपना सैन्य दल बल चीन के मुकाबले बढ़ाता रहेगा। भारतीय सेना और चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पर हालात को सामान्य करने के लिए कई बार मीटिंग भी हो चुकी है। हालांकि सोमवार तक इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। उससे पहले रविवार को भी एक मीटिंग हुई थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। संभव है कि आगे क्षेत्रीय कमांडर के स्तर पर भी बैठकें हो रही हैं। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्ष अब तक 5 दौर की बातचीत कर चुके हैं। भारतीय सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि कोई कामयाबी अभी तक नहीं मिल पा रही है।
और जो परिस्थितियां हैं वो बरकरार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुद्दा सुलझाया जाएगा, लेकिन भारतीय सेना LAC के पास अपना निर्माण कार्य को करती ही रहेगी। सूत्रों ने कहा कि दोनों तरफ से सैन्य टुकड़ियां तैनात हैं और कम से कम 3 जगहों पर 5 मई से ही दोनों सेनाएं एक दूसरे की आंखों में आंखें भी डाल रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच तनाव तब शुरू हुआ जब चीन ने भारतीय सीमा में चल रहे निर्माण कार्य पर आपत्ति जताई। हालांकि भारतीय सेना ने बताया कि पेंगोंग में अब भी संघर्ष जैसी स्थिति नहीं है और वहां भी ज्यादा सैनिक नहीं है। चीन ने अपने सैनिकों की संख्या काफी संख्या में बढ़ाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, चीन ने पेंगोंग लेक तक पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है और बोटें भी बढ़ा दी है। लेकिन यहाँ पर भारत भी मुकाबला करने के लिए तैयार है और भारत ने भी यहाँ पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। लेकिन दोस्तों, अब ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से दोनों देश कूटनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं, क्योंकि ये टेंशन अभी भी बरकरार बनी हुई है। दोस्तों, आपको ये भी यहाँ पर जानना जरूरी है कि भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पे जो विवाद गहरा रहा है, चीन वहां पर लगातार ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत ने भी वहां पर अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं। चीन ने गलवान घाटी को अपना इलाका बताते हुए भारत को उससे दूर रहने की चेतावनी दी है और उसका कहना है कि ये विवाद डोकलाम से भी बड़ा हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है BRO को लेकर। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 26 मई 2020 यानी कि आज ऋषिकेश धरासूर सड़क राजमार्ग यानी कि NH 94 पर बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहने वाले चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाने के लिए सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की सराहना की और उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी जी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि हमारी सीमा सड़क संगठन की टीम ने 4 धाम परियोजना में बड़ी सफलता हासिल की है। नितिन गडकरी ने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा कि BRO द्वारा किए गए काम को असाधारण उपलब्धि बताया गया है और उन्होंने लिखा कि इस पराक्रम के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस सुरंग की सफलता से यातायात की गति को सुगम बनाने, भीड़ भाड़ को कम करने और चंबा शहर की दूरी कम करने और 4 धाम यात्रा पर यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए आर्थिक समृद्धि लाने में काफी मदद मिलेगी। 88 करोड़ रुपए की लागत से 6 किलोमीटर लंबी सड़क और 450 मीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। दोस्तों, BRO कोरोना जैसी महामारी के बीच भी अपना काम नहीं रोक रहा है। दोस्तों, यही वजह है कि हमारे जवान हर वक्त तैयार रहते हैं किसी भी चुनौती से मुकाबला करने के लिए। इसलिए दोस्तों, BRO के लिए एक लाइक तो बनता है। यहाँ पर अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है CRPF को लेकर। जम्मू कश्मीर और माओवाद प्रभावित जैसे संघर्ष क्षेत्रों में CRPF के अधिकारी जो छुट्टी पर थे और बाद में कोविड-19 के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन के चलते अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए थे, उन्हें जोखिम, कठिनाई और परिवहन भत्ते नहीं मिलेंगे। CRPF ने अपनी सभी यूनिटों से इन अधिकारियों के बारे में निर्धारित प्रारूप में डेटा प्रदान करने को कहा है। इस सप्ताह जारी एक आदेश में यूनिटों से कहा गया है कि वे इन सभी अधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दें। सूत्रों के मुताबिक CRPF ने ऐसे अधिकारियों को उनकी यूनिटों तक पहुंचाने में मदद की योजना भी बनाई है और बल मानक संचालन प्रक्रियाओं पर भी काम चल रहा है। इस आदेश के बारे में CRPF के एक अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों ने अवकाश लिया था और लॉकडाउन के कारण अपनी यूनिटों को ज्वाइन नहीं कर पाया था, उन्हें कम वेतन मिलेगा। कठिनाई भत्ते 3 विभाजित श्रेणियों यानी कि निम्न, मध्यम और उच्च पर निर्भर करते हैं। ये 1000 रुपए से शुरू होते हैं और कठिनाई भत्ते के रूप में हर महीने 25,000 रुपए तक मिलते हैं। इस तरह परिवहन भत्ता 1350 से लेकर 7,200 रुपए के बीच भी होता है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो भी भारतीय सेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने अलग से हिमाचल रेजिमेंट बनाने की खबरों को गलत बताया है। आर्मी ने बयान जारी कर कहा है कि अफवाहों से बचे और इस तरह की खबरें गलत और भ्रामक हैं। भारतीय सेना ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि एक अलग हिमाचल रेजिमेंट बनाने की अभी कोई योजना नहीं है। लोगों से अफवाह से दूर रहने का आग्रह किया गया है। ADGPI ने लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसके तहत कहा जा रहा है कि हिमाचल रेजिमेंट का मुख्यालय कांगड़ा में होगा और हम अनुरोध करते हैं कि इस तरह की सूचनाएं पूरी तरह से फेक हैं और इस तरीके के मैसेज से बचें। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हुआ जिसमें लिखा था कि हिमाचली युवाओं को हार्दिक बधाई, हिमाचल रेजिमेंट को मिली मंजूरी, कांगड़ा में हिमाचल रेजिमेंट का मुख्यालय भी होगा और 9 कोर के अंदर होगी ये रेजिमेंट। 20 साल के बाद सच हुआ सपना। इस रेजिमेंट में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी युवक भी भर्ती होंगे और सैन्य अधिकारी सीधे परीक्षा से आएंगे, जबकि सिपाही से लेकर सूबेदार तक हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिलों व पंजाब के पठानकोट से भर्ती होंगे। दोस्तों, पूरी खबर गलत है जिसमें हिमाचल रेजिमेंट के बारे में बताया जा रहा था कि उसका गठन किया जाएगा, लेकिन भारतीय सेना ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है ताइवान को लेकर। ताइवान का कहना है कि कोरोना वायरस के प्रकोप फैलाने के बाद चीन की सेना की दादागिरी बढ़ गई है। चीन के लड़ाकू विमान और जंगी जहाज लगातार ताइवान के आसपास युद्धाभ्यास कर रहे हैं।
चीन इसे नियमित अभ्यास बताता है। ताइवान की आज़ादी के समर्थक साई इंग वेन ने हाल ही में दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने उन्हें दोबारा निर्वाचित होने पर बधाई भी दी थी, जिससे चीन चिढ़ गया है। चीन का कहना है कि ताइवान उसके लिए सबसे संवेदनशील और अहम मुद्दा है। वो हर हाल में ताइवान को चीन से मिलाना चाहता है। चीन की संसद की सालाना बैठक में कहा गया है कि ताइवान की आज़ादी की किसी भी तरह की मुहिम का विरोध किया जाए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।